दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द विकेड कैट। दोस्तों विकेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धूर्त या फिर चालाक, चतुर, धूर्त, चालाक, उसे विकेट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द विकेड कैट, चतुर बिल्ली या कह सकते हैं धूर्त बिल्ली। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ पार्ट्रिज इन अ होल ऑफ अ पीपल ट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ऐसे वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब हुआ एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ पार्ट्रिज, एक पार्ट्रिज का मतलब होता है तीतर, एक तीतर रहता था। इन अ होल ऑफ ए पीपल ट्री, होल का मतलब छेद, एक पीपल के पेड़ के छेद में एक तीतर रहता था। वन डे ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाए जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड एक दिन वह खाने की तलाश में था। When जब he saw some seeds scattered in a large area of the forest। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। वन डे एक दिन, ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड, वह खाने की तलाश में था। वैन जब, ही सॉ उसने देखा, सम सीड्स कुछ बीजों को देखा, सीड मतलब बीज, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैले हुए, पड़े हुए, फैले हुए देखा। इन अ लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के एक बड़े क्षेत्र में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वह खाने की तलाश में था जब उसने जंगल के एक बड़े क्षेत्र में बीजों को फैले हुए मतलब कि फैले हुए देखा। एज देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड। दोस्तों प्लेंटी का मतलब होता है बड़ी मात्रा। एज देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, और जैसे कि वहाँ पर खाने की बड़ी मात्रा थी। द पार्ट्रिज डिसाइडेड, जो पैट्रिज था, जो मतलब जो तीतर था, डिसाइडेड उसने फैसला किया, नॉट टू रिटर्न हिज होम अपने घर ना लौटने का फैसला किया। फॉर सम डेज कुछ दिनों तक, टिल ही कंज्यूम्ड ऑल द सीड्स जब तक वह सारे बीजों को खा ना ले। कंज्यूम का मतलब होता है खाना। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का मतलब को समझ आई गया होगा कि क्योंकि वहाँ पर खाने की बड़ी मात्रा थी इसलिए जो पैट्रिज था मतलब जो तीतर था, डिसाइडेड उसने फैसला किया, नॉट टू रिटर्न हिज होम अपने घर ना लौटने का, वापस ना आने का उसने फैसला किया। फॉर सम डेज कुछ दिनों तक, टिल मतलब तक, टिल ही कंज्यूम ऑल द सीड्स जब तक वह सारे बीजों को ना खा ले तब तक उसने अपने घर ना आने का फैसला किया। आगे देखिए। आफ्टर मैनी डेज द पार्ट्रिज रिटर्न टू हिज ट्री होल। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर मैनी डेज, आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर मैनी डेज का मतलब हुआ कि कई दिनों के बाद द पार्ट्रिज रिटर्न टू हिज ट्री होल। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रिटर्न मतलब लौटना, सेकंड फॉर्म रिटर्न। कई दिनों के बाद तीतर रिटर्न टू हिज ट्री होल अपने पेड़ के जो होल में, मतलब जो उसका पेड़ का जो बिल था, छेद था, उसमें वो वापस लौटा। आगे देखिए। When he reached there जब वह वहाँ पहुँचा, he was surprised to see a rabbit
ऑक्यूपाइंग हिज होल, क्या अर्थ हुआ, पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह वहाँ पहुँचा, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ रैबिट ऑक्यूपाइंग हिज होल। दोस्तों सरप्राइज का मतलब होता है हैरान हो जाना, और ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा कर लेना। तो क्या अर्थ हुआ कि जब वह वहाँ पहुँचा, वह एक रैबिट को अपने बिल में कब्जा किए हुए देखकर हैरान हो गया। ही सेड टू द रैबिट, उसने खरगोश से कहा, वॉट आर यू डूइंग हेयर। और दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहा है, रही है, वाक्यों की टेल पर आता है, ऐसे वाक्यों में इस एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। और वॉट का मतलब होता है क्या। ही सेड टू द रैबिट, उसने खरगोश से कहा, वॉट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। एंड यू हैव नो राइट टू लिव हेयर, और आपका यहाँ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। राइट का मतलब अधिकार, लिव मतलब रहना। तो उसने क्या कहा, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। एंड यू हैव नो राइट टू लिव हेयर, और आपका यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिए, एट दिस द रैबिट रिप्लाइड, एट दिस मतलब इस बात पर, द रैबिट रिप्लाइड, और ये रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही वाक्य है। इस बात पर खरगोश ने जवाब दिया, व्हेन आई अराइव्ड हेयर देयर वॉज नो वन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। व्हेन मतलब कब या फिर जब। तो क्या अर्थ हुआ, इस बात पर जो रैबिट था, खरगोश था, उसने जवाब दिया, व्हेन आई अराइव्ड हेयर, जब मैं यहाँ आया। अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, जब मैं यहाँ आया। देयर वॉज नो वन, यहाँ कोई भी नहीं था। इट वॉज अनऑक्यूपाइड, दोस्तों अनऑक्यूपाइड भी एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है खाली, जहाँ पर कोई ना हो, खुला हुआ। और ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो उसने आगे क्या कहा, इट वॉज अनऑक्यूपाइड, ये खाली था। सो इसलिए आई स्टार्टेड लिविंग हेयर, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा। एंड नाउ, और अब, इट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। आगे देखिए, आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स। तो उसने क्या कहा कि मैं, और दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आई एन जी फॉर्म। आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स, मैं कई सालों से इस घर में रह रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपका एक थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि आप में से जो लोग इंग्लिश पहले से जानते हैं, जिनको ग्रामर का नॉलेज है, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जो वाक्य है ये रॉन्ग है। कई बार बुक्स में भी देखिए इस तरह की मिस्टेक्स मिल जाती हैं। यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूं तो दोस्तों मैं इसको इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया चल रही है, और वो उसमें हम समय भी दिखाते हैं। मतलब वो कोई क्रिया चल रही है और वो फ़िलहाल नहीं चल रही, उसमें एक समय भी है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है कि मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि क्रिया फ़िलहाल हो रही है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई समय जोड़ दूँ कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं कल से खेल रहा हूँ, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल ये होता है कि जब हम ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया किसी समय विशेष में हो रही है, तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल के अकॉर्डिंगली उस वाक्य को बनाना होता है, जहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, साथ में सीन्स और फॉर लगाया जाता है। आप में से जो लोग ग्रामर सीख चुके हैं या सीख रहे हैं उनको इस चैप्टर के बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों यही यहाँ पर गलती है कि यहाँ पर समय तो है, क्योंकि यहाँ पर समय दिया है, तो रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो सही इसका आंसर है वो ये होना चाहिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स, जिसका मतलब होगा कि मैं इस घर में कई सालों से रह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों रूल यही कहता है कि यदि समय आ गया तो उसके अंदर आप इज एम आर से नहीं बनाएंगे, वहाँ पर आपको हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना होगा। मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उसे बनाना होगा। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं बिना बताए इसको आगे रीड कर दूँ और आप भी इसको गलत ही सीखें, क्योंकि गलत पढ़ाने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पढ़ाया जाए तो अच्छा ही पढ़ाया जाए, जो भी सही चीज़ है उसे ही बताया जाए, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। तो दोस्तों यदि आप मुझसे सहमत हैं और यदि आप भी इस रूल को जानते हैं तो एक बार कमेंट में आप ज़रूर इस बात को बताएं। आगे देखिए, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। सर्च फॉर योर सेल्फ अनदर हाउस, तो उसने क्या कहा कि सर्च फॉर योर सेल्फ अनदर हाउस, अपने लिए दूसरे घर की तलाश करो। सेट द पैट्रिज,
तीतर ने कहा। तो जो तीतर था उसने यही बात कही कि मैं इस घर में कई सालों से रह रहा हूँ, ये मेरा घर है और अपने लिए आप दूसरे घर की तलाश करो। सून जल्दी ही अ हीटेड आर्गूमेंट अरोज बिटवीन दैम। दोस्तों हीटेड आर्गूमेंट क्या होता है? देखिए, एक तो था आर्गूमेंट, इसका मतलब बहस, और हीटेड आर्गूमेंट का मतलब है गर्मा गर्म बहस, मतलब जब वो बहस एक तरह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। तो क्या अर्थ हुआ? सून जल्दी ही अ हीटेड आर्गूमेंट मतलब एक गर्मा गर्म बहस अरोज बिटवीन दैम उनके बीच में हो गई, और ये अराइज की सेकंड फॉर्म है अरोज। तो क्या अर्थ हुआ कि जल्दी ही उनके बीच में गर्मा गर्म बहस हो गई। चलिए आगे देखिए। हियरिंग दैम आर्गुइंग मैनी फॉरेस्ट एनिमल्स गैदर्ड देयर। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गैदर का मतलब इकट्ठा होना और सेकंड फॉर्म में गैदर्ड। हियरिंग दैम आर्गुइंग का मतलब हुआ कि उनको बहस करता हुआ सुनकर। हियर मतलब सुनना होता है, उनको बहस करता हुआ सुनकर। मैनी फॉरेस्ट एनिमल जंगल के कई जानवर गैदर्ड देयर वहाँ इकट्ठा हो गए। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उनको बहस करते हुए सुनकर जंगल के कई जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए। दे आस्क्ड देम उन्होंने उनसे पूछा। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि प्लूरल नाउन है। दे आस्क्ड देम, और ये जो देम है ये उस रैबिट और तीतर के लिए यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट के तौर पर। क्या अर्थ हुआ? दे आस्क्ड देम द रीज़न ऑफ देयर फाइट। उन्होंने उनसे उनकी देयर फाइट मतलब उनकी लड़ाई का कारण पूछा। रीज़न मतलब कारण। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा। दे टोल्ड दैम देयर साइड्स ऑफ द स्टोरी। उन्हें अपनी तरफ की जो उनकी कहानी थी वो उन्होंने बताई। अमंग द एनिमल्स, अमंग मतलब बीच में, अमंग द एनिमल्स का मतलब हुआ कि जानवरों के बीच में। देयर वॉज ए वाइज पैरट। वाइज का मतलब होता है समझदार, और ये जो है वाइज एडजेक्टिव है, चाहे तो नोट कर लें आप इसके। अमंग द एनिमल्स का मतलब हुआ कि जानवरों के बीच में। देयर वॉज अ वाइज पैरट, एक समझदार तोता था। आफ्टर लिसनिंग टू द पैट्रिज एंड द रैबिट ही सेड। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर लिसनिंग टू द पैट्रिज एंड द रैबिट। और दोस्तों लिसन यहाँ क्यों लगाया गया इस बात को आप समझ लें। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना, लेकिन लिसन का मतलब था ध्यान से सुनना। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर लिसनिंग टू द पैट्रिज एंड द रैबिट ही सेड। तीतर और खरगोश की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। बैंक्स का मतलब किनारा। गो टू द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे पर जाओ। देयर यू विल फाइंड मैनी लर्नड सेजेस। दोस्तों सेज का मतलब था साधु या फिर सन्यासी। उसने आगे क्या कहा? देयर यू विल फाइंड मतलब मिलना पाना, वहाँ आपको कई विद्वान सन्यासी मिलेंगे। हु विल लिसन टू योर टेल्स ऑफ द वो, जो ये दुख भरी कहानी है उसको सुनेंगे। एंड विल एडजज योर केस, और फिर वो तुम्हारे मामले का निपटारा करेंगे। एडजज का मतलब होता है किसी चीज़ का निपटारा करना। चलिए आगे देखिए। द पार्ट्रिज एंड द रैबिट लाइक्ड द आइडिया। तीतर को और खरगोश को ये जो आइडिया था, विचार था, वो अच्छा लगा। ये लाइक की सेकंड फॉर्म में लाइक अच्छा लगा। बोथ ऑफ दैम सेट ऑफ टूवर्ड्स द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। दोनों गंगा नदी के किनारे की तरफ निकल पड़े। सेट ऑफ मतलब निकलना, टूवर्ड्स मतलब की ओर। क्या अर्थ हुआ कि दोनों गंगा नदी के किनारे की तरफ निकल पड़े। ऑन द वे रास्ते पर अ विकेट कैट सॉ दैम। और दोस्तों सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। विकेट मतलब चालाक, धूर्त। ऑन द वे मतलब रास्ते पर अ विकेट कैट सॉ देम, एक चालाक या कह सकते हैं धूर्त बिल्ली ने उन्हें देखा। ही यूज्ड टू एक्ट एज अ पायस सेज एंड फूल इनोसेंट एनिमल्स। दोस्तों यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग जब हम करते हैं, जब हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई किसी क्रिया को बराबर किया करता था रेगुलर, और साथ में यूज टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज टू एक्ट, वह एक्ट किया करता था, मतलब कि अभिनय करता था। एज अ पायस सेज, एक बहुत ही धार्मिक साधु होने का दिखावा करता था। एंड फूल इनोसेंट एनिमल्स, और जो इनोसेंट एनिमल्स मतलब जो मासूम जानवर होते थे उनको वो मूर्ख बनाया करता था। फूल मतलब मूर्ख बनाना। ही वुड देन, और दोस्तों ये जो फूल शब्द है ये नाउन भी है, वर्ब भी है, तो यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ही वुड देन मेक दैम हिज प्रे, फिर वह उन्हें अपना प्रे मतलब शिकार, फिर वह उन्हें अपना शिकार बनाता था। वैन ही सॉ द पार्ट्रिज एंड द रैबिट, जब उसने तीतर और
खरगोश को देखा, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। फील हैप्पी मतलब खुश होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ कि व्हेन ही सॉ द पैट्रिज एंड द रैबिट ही फेल्ट वेरी हैप्पी, जब उसने तीतर और खरगोश को देखा वह बहुत खुश हुआ। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट का मतलब हुआ कि अगले ही क्षण, या कह सकते हैं अगले ही पल, अगले ही क्षण। ही वॉज सिटिंग इन अ मेडिटेटिव पोस्चर। दोस्तों मेडिटेटिव पोस्चर का मतलब होता है ध्यान मुद्रा। अगले ही पल वह ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। सीइंग हिम, उसे देखकर, द रैबिट सेड टू द पैट्रिज, खरगोश ने तीतर से कहा, लुक देखो, अ सेंट इज सिटिंग देयर। सेंट का मतलब साधु। उसने क्या कहा, रैबिट ने, मतलब क्या हुआ कि जो उसको देखकर जो रैबिट था, खरगोश था, उसने तीतर से कहा, लुक देखो, अ सेंट इज सिटिंग देयर, एक साधु वहाँ बैठा हुआ है। इन मेडिटेटिव पोस्चर, ध्यान मुद्रा में। मे बी, शायद, ही कैन हेल्प अस, मे बी शायद ही कैन हेल्प अस, वे हमारी मदद कर सकते हैं। द रैबिट एंड द पैट्रिज वेंट टू द कैट, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट पास्ट का ही वाक्य है। तीतर और खरगोश और तीतर बिल्ली के पास गए। द कैट ओपनड हिज आइज एंड सेड, बिल्ली ने अपनी आंखों को खोला और कहा, यस, हाँ, टेल मी, मुझे बताओ, वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट द पैट्रिज सेड, पहले तीतर ने कहा, होली सर, मतलब कि धार्मिक महोदय, दिस रैबिट हैज़ ऑक्यूपाइड माई होम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा, और ही शीट में हैज़ का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, फर्स्ट द पैट्रिज सेड, पहले तीतर ने कहा कि होली सर महोदय, या कह सकते हैं कि श्रीमान, दिस रैबिट हैज़ ऑक्यूपाइड माई हाउस, इस खरगोश ने मेरे घर पर कब्ज़ा कर लिया है। ऑक्यूपाई मतलब घेर लेना, कब्ज़ा कर लेना। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान, इस खरगोश ने मेरे घर पर कब्ज़ा कर लिया है। आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम वैन ही ऑक्यूपाइड इट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना। तो उसने क्या कहा कि आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। एट दैट टाइम, उस समय, वैन ही ऑक्यूपाइड इट, जब इसने उसे कब्ज़ा किया। आई हैव बीन लिविंग इन दैट होम फॉर मैनी ईयर्स। और दोस्तों देखिए यहाँ पर वही बात है जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है। पहले हमने देखा वहाँ इज एम आर था, वो गलत था, और ये यहाँ पर सही वाक्य दिया गया है। तो उसने आगे क्या कहा, आई हैव बीन लिविंग इन दैट होम फॉर मैनी ईयर्स। दैट मतलब उस, तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव बीन लिविंग इन दैट होम फॉर मैनी ईयर्स, मैं कई सालों से उस घर में रह रहा हूँ। सर, श्रीमान, वाई शुड आई एक्सेप्ट हिज फॉल्स स्टेटमेंट। और दोस्तों शुड का यहाँ पर यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, सर, श्रीमान, वाई शुड आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, फॉल्स मतलब झूठा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि श्रीमान, वाई शुड आई एक्सेप्ट हिज फॉल्स स्टेटमेंट, श्रीमान, मुझे इसकी झूठी गवाही पर, स्टेटमेंट पर, कथन पर, स्टेटमेंट मतलब कथन, मुझे इसके झूठे कथन पर क्यों, मतलब मुझे इसके झूठे कथन को क्यों स्वीकार करना चाहिए। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। प्रेजेंट मतलब मौजूद होना, उपस्थित होना। तो उसने क्या कहा कि मुझे इसका जो झूठा कथन है वो क्यों स्वीकार करना चाहिए। जब मैं वहाँ पहुँचा, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। सो इसलिए आई स्टार्टेड लिविंग देयर, मैं वहाँ रहने लगा। नाउ इट इज़ माई होम, अब वो मेरा घर है। सेड द रैबिट, खरगोश ने कहा। द कैट देन सेड, फिर बिल्ली ने कहा, प्लीज़ कम क्लोजर टू मी, कृपया मेरे पास आइए। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन सकती। द रैबिट एंड द पैट्रिज वेंट नियर द कैट, और ये गो की सेकंड फॉर्म में, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। खरगोश और तीतर बिल्ली के नज़दीक गए, नियर मतलब पास, नज़दीक। क्या अर्थ हुआ कि खरगोश और तीतर बिल्ली के पास गए। द कैट क्विकली पाउंस्ड ऑन दैम, पाउंस का मतलब झपटना, बिल्ली क्विकली मतलब जल्दी से उन पर झपटी, एंड डिवोर्ड दैम, और उन्हें खा लिया। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों कहानी ख़त्म होती है। कहानी का मॉरल भी देख लीजिए, अच्छा मॉरल है।
अ थर्ड पर्सन ऑलवेज गेन्स व्हेन द टू क्वेरल। गेन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, हासिल करना, तो और क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक जो तीसरा पर्सन होता है, तीसरा व्यक्ति होता है, तो तीसरा व्यक्ति होता है ऑलवेज गेन्स, वो हमेशा ही फ़ायदा उठाता है व्हेन द टू क्वेरल, जब दो लोग झगड़ा करते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का मॉरल जो है, मैं समझता हूँ कहानी का मॉरल बिल्कुल ही सही है। जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो तीसरा व्यक्ति उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, तो बेटर यही है कि झगड़ा ना किया जाए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मैं ज़रूर देखता हूँ, और कुछ कमेंट हैं जो जिन्हें मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, जो भी आपका फ़ीडबैक हो आप ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके फ़ीडबैक से ही पता चलता है कि जो कमी है, ताकि उन कमियों को सुधारा जाए। और कुछ एक हैं, मैं देखिए एक बार नाम उसमें से देख के बताता हूँ। एक असरार अंसारी जी हैं जो अक्सर कमेंट करते हैं, और उनकी काफ़ी शिकायतें होती हैं कि सर आप कई वर्ड्स छोड़ देते हैं। तो अंसारी जी, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी वर्ड को छोड़ूं। कई बार जल्दी की वजह से या फिर कई बार भूल की वजह से वो वर्ड छूट जाते हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी वर्ड ना छोड़ूँ, और मैं पूरे तरीके से एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मेरी कमियों को बताते हैं, क्योंकि यदि आप मेरी कमियों के बारे में बताएंगे तभी मैं उनको सुधार करूंगा, और तभी मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका फ़ीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और भी अच्छे वीडियोज़ को बनाने में। यहाँ तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।